चलिए शुरू करते हैं आज कक्षा 10 का मैथ का जो चैप्टर नंबर 1 है। ठीक, वन शॉट वीडियो का मतलब ये है कि इसमें आपको जो कक्षा 10 में जो पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में क्वेश्चन, ठीक, चैप्टर 1 के इस सारे क्वेश्चन लगभग में आपको करा दिए जाएंगे। जो हर साल जिस सूत्र पे या जिस फार्मूले पे कहने का मतलब पूछे जाते हैं वही सवाल आपको यहाँ पे करा दिए जाएंगे। ठीक, देखिए इस चैप्टर से मिनिमम 3 नंबर और मैक्सिमम 5 नंबर हर साल पूछता है। ठीक, इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या में सबसे पहले ये चीज़ें पूछेगा आपसे, परिमेय और परिमेय से, परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं, इससे एक सवाल जरूर मिलेगा आपको बहुविकल्पी में। ठीक, देखिए जिसमें जो पहले बहुविकल्पी जो जो सवाल जिस टाइप के मिलते हैं पहले उसको देख लिया जाता है। देखिए सबसे पहले पूछेगा आपसे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये दोनों पूछेगा। ठीक, तो पहले परिमेय देख लेते हैं। देखिए परिमेय, परिमेय यानी परिमेय कहने का मतलब ये है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए रेशनल नंबर होने के लिए 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि P बटे Q के रूप का हो। ठीक, दूसरा कंडीशन ही होता है जो इसका P हो वह Q हो, दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या हो? पूर्णांक हो। ठीक, तीसरा कंडीशन ही होता है इसका जो हर हो, मतलब जो Q हो नीचे वाला, वो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के बराबर नहीं हो। अगर इस तरीके से कई संख्या मिलती है तो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम लिख दें 3/5, 3/5 हमने लिख दिया। ठीक, अब देखिए इसको ध्यान से, ये क्या P बटे Q के जैसा है? हाँ, P बटे Q के जैसा है, बटे में है। दूसरा नंबर P व Q, मतलब जो उसका ऊपर का अंश है और नीचे का जो हर है, क्या पूर्णांक है? हाँ जी हाँ, दोनों पूर्णांक है, तो ये भी सही है। ठीक, तीसरा नंबर क्या, इसका हर जीरो है? नहीं, जीरो है, हर इसका जीरो, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये तीनों कंडीशन इसमें फॉलो हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा परिमेय संख्या। ठीक, इसी तरीके से और देखें, जैसे हमने लिख दिया मान लीजिए -2, क्या -2 एक परिमेय संख्या है? ठीक, देखिए चाहे माइनस हो चाहे प्लस का हो, ठीक, कोई भी संख्या हो, ठीक, उसके नीचे देखिए, कहने का मतलब अगर देखा जाए तो कोई भी संख्या हो तो उसके घात पे 1, उसके बटे में 1 तथा उसके गुणे के 1 में हम लिख सकते हैं। ठीक, जिससे उस संख्या पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, कोई भी संख्या A to Z कोई भी, तो देखिए यहाँ -2 है, वह इसके नीचे देखा जाए तो क्या छिपा है? 1 छिपा है, -1 छिपा है। ठीक, जैसा 1 दिखा तो हमें संख्या किस रूप में दिखने लगी? P बटे Q के जैसी दिखने लगी। ठीक, P बटे Q के रूप में होने के नाते, ये P बटे Q का पहले होने के नाते क्या हो गया? एक ओके हो गया कि हाँ चलिए P बटे Q के रूप के दिख गया। अब देखिए जो P है और Q है क्या पूर्णांक है? हाँ देखिए पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक होता है और 1 भी पूर्णांक होता है। यहाँ कहीं ई नहीं लिखा है कि ठीक पूर्णांक कैसे होने चाहिए, धनात्मक कि ऋणात्मक। ठीक, बस पूर्णांक होने चाहिए, तो दोनों पूर्णांक है। हाँ दोनों पूर्णांक है, जी हाँ, ये भी सही है। ठीक, तीसरा नंबर क्या, इसका हर जीरो है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, मतलब हर जीरो नहीं है, इसलिए क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। तो -2 भी क्या था? एक परिमेय संख्या। ठीक, चलिए अब देखिए, अगर देखा जाए शून्य, क्या शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है? बहुत बच्चे इसी में कन्फ्यूज हो जाएंगे कि होती है कि नहीं होती है। ठीक, देखिए माइनस माइनस कह रहे हैं, जीरो भी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक, कैसे? देखिए हमने जस्ट पहले ही कुछ देर पहले ही बताया आपको कि जो भी संख्या होती है उसके बटे के रूप में हम 1 लिख सकते हैं, मतलब छिपा होता है तो या लिख सकते हैं, कह सकते हैं, तो लिख सकते हैं। ठीक, 0 बटे जैसे हमने 1 लिखा, पहले नंबर ये दोनों बटे के रूप जैसे दिख दिए, P बटे Q के जैसे दिखे ना? हाँ दिख गए। ठीक, दूसरा नंबर 0 और 1 क्या दोनों पूर्णांक है? हाँ दोनों पूर्णांक है, जी हाँ, तो ये भी सही। इसका हर जीरो है? नहीं, इसका हर जीरो नहीं, अंश से मतलब नहीं है, ऊपर वाले हिस्से से, जो नीचे वाला Q था वो जीरो नहीं है, मतलब Q का मतलब इसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। क्या जीरो है? नहीं जीरो है, इसलिए जीरो भी क्या होता है? जीरो भी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक, ये रहा परिमेय की बात। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अपरिमेय। देखिए परिमेय को कहा जाता है अंग्रेजी में रेशनल नंबर, अपरिमेय को कहा जाता है इरेशनल नंबर। ठीक, इरेशनल नंबर। ठीक, परिमेय को हम Q से दर्शाते हैं। ठीक, अगर माइनस वाला रहेगा तो -Q, प्लस वाला रहेगा तो प्लस। ठीक, अपरिमेय संख्या, अब देखिए क्या होते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उन्हें कहते हैं
जो संख्याएं p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ठीक, जो p बटे q की जैसी नहीं लिखी जा सकती। तो सर कौन सी ऐसी संख्या होंगी जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती? देखिए इसके दो तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। देखिए या तो दशमलव प्रसार से करें, ठीक, दशमलव प्रसार का मतलब है दशमलव प्रसार, नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दशमलव प्रसार तीन टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है शांत, दूसरा टाइप होता है अशांत आवर्ती, तीसरा टाइप होता है अशांत अनावर्ती, जिसे कहते हैं अनुमासानी, ठीक ठीक। देखिए जैसे जैसे हम कह दें करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5, ठीक, करनी में 7, ये सब संख्या क्या है? सब एक अपरिमेय संख्या। और एक पाई, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक। अब कोई कह सकता है सर जी इसके नीचे भी तो एक लिख सकते हैं, भी बटे के रूप में दिखेगा तो ये भी परिमेय कह सकते हैं इसको। देखिए ये परिमेय नहीं होता, अपरिमेय होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जैसे ही वर्गमूल निकालने जाएंगे, वर्गमूल हम, इसका वर्गमूल निकलता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि उसका जो दशमलव प्रसार आने लगता है वो कैसा आता है? वो आता है अनुमासानी अनावर्ती। कहने का मतलब ना ही शांत होता है और अनावर्ती होता है। अनावर्ती मतलब जो रिपीट ना हो। देखिए तीन टाइप के होते हैं। एक होता है कुछ समय के बाद जाग कर जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2, 1/2 का ही हो गया, एक से हमने 2 में भाग दिया तो आ गया, ठीक। इसी तरीके से और लिखिए, जैसे हम लिख दिए 1/3, तो ये क्या होगा? इसमें देखेंगे तो 3 3 3 3 3 3 इसे आता जाएगा, कटेगा ही नहीं। तो इसको हम इस तरीके से दंड दंड लगा, यानी कहते हैं बार लगा के इसको इसमें लिख देते हैं, ठीक। इसको कहते हैं शांत, इसको कहते हैं अशांत आवर्ती। एक और होता है, जैसे हम लिख दें एक और, जैसे लिख दें 0 1 0 0 1 0 0 0 1, फिर 0 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। देखिए कभी भी संख्या ऐसे है कि जो रिपीट हो रहा है, या 0 के बाद एक आ रहा है, या 2 0 के बाद एक आ रहा है, या 3 0 के बाद एक आ रहा है, ठीक। सॉरी यहाँ थोड़ा सा, यहाँ 4 0 के बाद एक आ रहा है। कोई चीज़ें रिपीट नहीं हो रही, ठीक। देखिए यहाँ 4 0 के बाद एक आ रहा है, ठीक, दिख नहीं रहा था आप लोगों को, ठीक। तो ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या है अपरिमेय संख्या, ठीक, जिसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे ये संख्याएं, कहने का मतलब जिनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है, ठीक, वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ठीक। ये रहा परिमेय और अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय हो गया। एक मिनट, चलिए हमने परिमेय अपरिमेय पढ़ लिया, ठीक। देखिए परिमेय, ठीक, और प्लस अपरिमेय, अपरिमेय, ये दोनों संख्याएं मिलकर क्या होती हैं? ये दोनों संख्याएं मिलकर होती हैं हमारी वास्तविक संख्या। कैसी संख्या? वास्तविक संख्या, जिसका अंग्रेजी में कहा जाता है, इंग्लिश में रियल नंबर, ठीक। तो दोनों संख्याएं मिलकर क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं, ठीक। हमने परिमेय परिमेय समझ लिया, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ये भी जान लिया, ठीक। अब देखिए इसमें कुछ पूछता है कैसे। देखिए इस चीज़ पे ध्यान देना है। देखिए जब भी एक परिमेय संख्या, ठीक, प्लस एक अपरिमेय संख्या जब जोड़ा जाएगा तो सदैव एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक। जब परिमेय प्लस परिमेय किया जाए, परिमेय प्लस अपरिमेय किया जाएगा तो हमेशा एक अपरिमेय मिलेगा, इतना ध्यान देना, ठीक। जब परिमेय और प्लस अपरिमेय का गुणा किया जाएगा तब भी संख्या हमेशा क्या मिलेंगी? अपरिमेय मिलेंगी, ठीक। जब भाग दिया जाएगा परिमेय और अपरिमेय से तभी संख्याएं क्या बनेंगी? अपरिमेय। ये सब आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा होगा, लेकिन अब नहीं, अगर आपको पता तो सुन लीजिए कि जब भी इसका गुणा हो, भाग हो परिमेय और अपरिमेय का, ठीक, और जोड़ या घटाना हो तो संख्या हमेशा क्या मिलेंगी? अपरिमेय ही लगभग हमेशा मिलेंगी, ठीक। जितनी भी संख्या होंगी सब क्या होंगी? अपरिमेय ही मिलेंगी। तो इस तरीके से ऑप्शन में पूछता है। देखिए पूछेगा इस तरीके से, एक मिनट, देखिए पूछेगा कि निम्नलिखित में से आप बताइए कौन सी संख्या परिमेय है, अपरिमेय है, ठीक। परिमेय कौन सी पूछेगा? करने में
और यहाँ लिख दीजिए, हमने लिख दिया यहाँ पे 5 कड़ी में 2, यहाँ लिख दिया चौथे में 8। अब देखिए अगर ध्यान से, तो आप बताइए इसमें से कौन सी संख्या होगी जो परिमेय कहलाएगी। ठीक, हमने जस्ट ही बताया है अभी कुछ देर पहले, जिनका वर्गमूल निकल सकता है वो संख्या का होंगी परिमेय। जैसे इसका देखा जाए तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक, निकलता है लेकिन इस क्या आएगा, वह आएगा 10% जो हमने बताया है। ठीक, ऐसा तो अनावर्ती, तो ये भी नहीं होगा। 8 देखा जाए तो बहुत लोग 8 की तरफ जाएंगे, तो देखिए 8 में 2 ही संख्या ऐसी, एक ही संख्या ऐसी जिसका जोड़ा बनना है, तो बाहर निकल जाएगा लेकिन 2 अंदर रह जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय रहेगा, ये भी परिमेय। अब इसको देखा जाए, ये ऊपर वाला परिमेय और नीचे वाला अपरिमेय है, तो क्या ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या होगी, ये भी परिमेय नहीं होगी। परिमेय कौन होगा, ये वाला। देखिए कैसे, अगर इसको देखा जाए तो लिख सकते हैं 5 गुणे 5 25 को, तो 5 आ जाएगा बाहर। ठीक, एक जोड़ा बना, बाहर आ गया। ठीक, तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्याएं हमारी कहलाएंगी परिमेय संख्या। ठीक, जिनका वर्गमूल निकल सकता है उस संख्या क्या होंगी, परिमेय। इस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन फिक्स है, पूछता ही पूछेगा बहुविकल्पी में। ठीक, अब आगे देखिए। ठीक, आगे ये तो रहा परिमेय परिमेय। ठीक, अब पूछता अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य, देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। देखिए पहले, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या आप लोग पढ़े होंगे 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे। ठीक, 9 में भी पढ़े होंगे। देखिए अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्या होती हैं। देखिए वे संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल 2 ही हो, या दूसरी भाषा में सरल शब्दों में समझे, वे संख्या जो केवल खुद से और एक से कटे, खुद से और एक से कटे हुए संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। जैसे कह दे 2 एक से कटेगा और खुद से कटेगा, 3 एक से कटेगा खुद से कटेगा, 5 एक से कटेगा खुद से कटेगा, 7 एक से कटेगा खुद से कटेगा। कुछ लोग कह देंगे 9 नहीं होगा। देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो 3 लोगों से कटा रहा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, कौन होगा, वे होंगे जो खुद से कट रहा हो एक से। ठीक, जैसे हमारा 11 हो गया, 11 एक से कटेगा, उसके बाद 13, फिर 17, 19, 23, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से जो संख्या होंगी कहलाएंगे अभाज्य संख्या। ठीक, अब हमें पढ़ना अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि हमें अभाज्य संख्या से ही उसका भाज्य संख्या का गुणनखंड करना है। भाज्य संख्या का होती है, देखिए उस भी देख लेते हैं। भाज्य संख्या जिसे कहा जाता है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या में होती हैं जो एक से अधिक संख्याओं से कटती हैं, 2 से अधिक संख्या। जैसे कह दे 4 एक से कटेगा, 2 से कटेगा, खुद से कटेगा। 6 एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, खुद से कटेगा। 8 1 से, 2 से, 4 से 8 है। ठीक, तभी सब संख्याएं क्या होंगी इस तरीके से। 9 हो गया, 12, 10 हो गया, 12 हो गया। ठीक, ये सब संख्या 15, ये सब संख्या क्या होंगी, भाज्य संख्या। ठीक, तो भाज्य अभाज्य हमने देख लिया। अब इससे भी एक सवाल बनता ही बनता है भाज्य अभाज्य से। इससे नहीं बनेगा, परिमेय से बनेगा, परिमेय से नहीं बनेगा तो इससे बनेगा। अब देखिए, अब अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड, इससे सवाल बनता है अभाज्य गुणनखंड से। देखिए अभाज्य गुणनखंड बड़ी बड़ी संख्याएं देगा निकालने के लिए। ठीक, जिसे अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक, अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब यह है, हमें जो भी अभाज्य संख्या इससे पहले पढ़ गए हैं, 1 मिनट हिल रहा है मोबाइल पर। अभाज्य जो इससे पहले हम पढ़ गए हैं, जैसे देखिए, जैसे हम कहते हैं 100 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो क्या करेंगे, इस तरीके से इसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किससे कटेगा, ये सबसे पहले कटेगा 2 से, तो 2 से काटते हैं। चलिए 2 से काटेंगे तो 50, फिर 2 से काटेंगे तो 25, फिर 5 से काटेंगे, 3 से कटेगा नहीं। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे 5, फिर 5 से काटेंगे, खत्म। तो 100 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, ये रहा हमारा 100 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें ऐसे सवाल सीधे पूछ लेगा, या तो अभाज्य गुणनखंड करिए, या तो इस तरीके से पूछेगा कि जो 100 के जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं, 100 के अभाज्य गुणनखंड इसी तरीके से लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं, लिखेगा 100 के
अभाज्य गुणनखंड की घात बताइए। घात क्या पूछेगा? घात बताइए, या देगा इनमें से कौन है बहुविकल्पी में। ठीक, देखिए इसमें घात क्या आ रहा है। देखिए 100 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 पे घात 2 आ रहा है, आप 5 पे भी घात 2 आ रहा है, तो दोनों पे मिला के यानी क्या घात आ रहा है? 4 घात। तो घातों की संख्या यहाँ से क्या बन रही है? 4 आ रहे हैं। 2 + 2, ठीक, 2 5 का, 2 पे घात 5 था और 2 पे भी घात 2 था, तो टोटल घात कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से पूछ लेता है घातों की संख्या क्या होगी। ठीक, तो इस तरीके से हम बता देंगे। देखिए एक सवाल यहाँ से भी पूछेगा, आपका एक सवाल यहाँ से भी कन्फर्म हो गया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब पूछता है एलसीएम एचसीएफ। ठीक, तो एलसीएम एचसीएफ एक साथ दोनों देख लेते। देखिए एचसीएफ एलसीएम, ठीक, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो चलिए देखते हैं एलसीएम। एलसीएम एक ही, देखिए एलसीएम हमें मान लीजिए निकाल रहे हैं छोटे अंक से 12 और 18, 2 अंक है। ठीक, इसी का हमें क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना। देखिए एलसीएम एचसीएफ 2 तरीके से निकाला जाता है। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि। तो दोनों तरीके से निकाल के दिखाएंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर इसको देखा जाए तो 12 का गुणनखंड करेंगे, इस तरीके से तोड़ेंगे। 12 6 होगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे, खत्म। इस तरीके से 18 को भी तोड़ देंगे। 18 को तोड़ा जाए तो 9, फिर 9 3 से कटेगा 3 और 3 से काटेंगे तो खत्म। यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड आ गया हमारा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 18 का आ गया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, एचसीएफ का मतलब ये होता है, एक मिनट, एचसीएफ का मतलब, एक मिनट, एचसीएफ का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब अधिक से अधिक एक चीज़ है। देखिए 2 2 दोनों में है, ठीक, और 3 3 दोनों में है। यहाँ से देखा जाए 2 दोनों में है और 3 दोनों में है। ठीक, जो कॉमन अंक है 2 है और 3 है, यानी यही कहा जाएगा अच्छा हमारा एचसीएफ। ठीक, इसको जांच करने का भी तरीका देख लीजिए कि कैसे जांच करते हैं। जो एचसीएफ आता है उसी से क्या करें, अगर इन दोनों में भाग दे, जिनका एचसीएफ निकाले हैं तो दोनों कट जाएंगे। देखो 6 दूना 12 और 6 3 18। ठीक, चलिए एलसीएम अभी आगे देखते हैं, पहले इसका भाग विधि देख लेते हैं। भाग विधि से, भाग विधि में क्या करते हैं, छोटे अंक से बड़े वाले अंक में भाग देते हैं। ठीक, एक बार में जाएगा 6। अब जो शेषफल बच जाता है उससे क्या करते हैं, जिससे भाग दिए हैं उससे फिर से भाग देते हैं उसमें। ठीक, यह प्रक्रिया तब तक करते जाते हैं जब तक नीचे क्या आ जाए, शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक, देखो दुर्भाग्य से यहीं आ गया आपका 3 दूना 6 दूना 12। ठीक, शेषफल कितना आ गया? 0। शेषफल 0 आ गया, जिससे काटने पे शेषफल 0 आ जाए वही का हो जाएगा तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया? 6। ठीक, ये रहा हमारा एचसीएफ का। अब इसी तरीके से देख लेते हैं एलसीएम वाला। एलसीएम वाला कैसे होता है, देखिए एलसीएम यहाँ नीचे देख लेते हैं। देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, सेम ऐसे प्रोसेस करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 12 का गुणनखंड ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 आया है। ठीक, 18 का गुणनखंड कितना आया है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, ये आया है। अब एलसीएम निकालना, तो देखिए इसके घातों को देखा जाता है। देखिए अगर यहाँ पे तो 2 पे घात 2 है और 3 पे घात 1 है। इसमें देखें 2 पे घात 1 है और 3 पे घात 2 है। ठीक, तो एलसीएम का मतलब ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें घातों को, जो इसका घात, देखिए ये दोनों कॉमन है ना, जिसमें घात वाला अधिक होगा उसको लेंगे। जैसे 2 पे घात 2 वाला ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे 1 घात है, 3 पे यहाँ 2 घात है, जो जिस पे ज़्यादा घात रहेगा उसको लेंगे। ठीक, बाय द वे अगर यहाँ पे 5 रहता गुणे में तो उस 5 को भी लिखते हैं, भले चाहे इसमें कॉमन हो या ना हो। ठीक,
कहा कि यहाँ पे क्या है एलसी, मतलब एलसीएम का मतलब होता है हाई लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। अगर यहाँ 5 होता तो 5 को हम यहाँ क्या करते, लिखते, लेकिन है नहीं। तो 2 पे गुणा 2 बार तो 4, 3 का 9, यानी कितना आ गया 36। 36 आ गया हमारा एलसीएम, ठीक। अब उसको भाग विधि से करके देख लेते हैं भाग विधि से कैसे होगा। देखिए भाग विधि से कैसे किया जाएगा, देखिए ध्यान से। भाग विधि में भी क्या करते हैं, दोनों अंकों को एक साथ लिख लेते हैं इस तरीके से, अब बीच में कामा लगा देते हैं और दोनों को एक साथ काटना स्टार्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 9, फिर अभी भी 2 से कट रहा है 3, ये 2 से नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे इसे, ठीक। फिर क्या करेंगे, 3 से काटना स्टार्ट करेंगे, एक कटा, ये नहीं कट, एक बार कटा 3, फिर अभी 3 से काटेंगे, खत्म, ठीक। तो एलसीएम यहाँ पे आ गया हमारा, आ गया देखिए 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, ठीक, 3 गुणे 3 आया। अगर इनका गुणा करें तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, ठीक। तो देखिए चाहे एलसीएम हम भाग विधि से लगाएं चाहे भाग गुणनखंड विधि से लगाएं, दोनों तरीके से एलसीएम एक बराबर आता है। हाँ, अब एलसीएम को चेक करने का तरीका कि एलसीएम सही है कि गलत, देखिए। तो जो हमने ऊपर अंक लिया था 12 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए, अगर उससे काटेंगे तो कट जाएगा, 12 से भी 36 कट जाएगा, 18 से भी 36 कट जाएगा, तो एलसीएम भी हमारा सही है, ठीक। अब पेपर में आपको कैसे देता है उसके लिए देखिए बता रहे हैं, ठीक। एक मिनट, देखिए पेपर में किस तरीके से पूछेगा। देखिए पेपर में एक कॉन्सेप्ट पे और देता है, देखिए एलसीएम एचसीएम निकालना कहेगा आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए तो ऐसे लगाएंगे जैसे हम लगा, जिस तरीके से हमने निकाला है, ठीक। भाग विधि से करे कहेगा, अगर नाम लेके पूछेगा तो ठीक, नहीं तो दे देगा तो चाहे जिस विधि से लगाए, चाहे भाग विधि से लगाए चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाए। देखिए अब इसमें एक फार्मूले पर आता है, देखिए वो फार्मूला क्या होता है पहली संख्या, पहली, एक मिनट, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक, बराबर होता है लेस है, एक मिनट, लेस है गुणे मैस है की, ठीक, लेस है गुणे मैस है, ठीक। ये होता है हमारा फार्मूला, ये फार्मूला होता है, ठीक। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमने अभी जस्ट पहले लिया था 12 और 18, दो संख्या हमने ली है, ठीक। और इसको कह दे पहली संख्या, इसको कह दे दूसरी संख्या, ठीक। तो इनको अगर इनका अगर गुणनखंड, इनका अगर हम क्या करेंगे, इनका अगर गुणा करेंगे आपस में, जो आएगा आंसर इन्हीं के एलसीएम और एलसीएम का अगर गुणा करेंगे उसके सेम बराबर आता है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल इसी पिछले अभी जस्ट पहले किया था, तो पहली संख्या देखिए 2 है 12, दूसरी संख्या का 18, लैसे इसका कितना आया था 36 आया था, और में से कितना आया था 6 आया था, ठीक, आया था ना इन दोनों का, ठीक। अगर देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 216, ठीक। और यहाँ देखते हैं 636 और 6 18, देखिए आ गया ना बराबर। तो इस तरीके से ये फार्मूला बना है, ये आपको कक्षा 8 में भी मिलेगा, 9th में भी नहीं, 9th में नहीं है, 10th में है। उसके बाद पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणे मैसे की, ठीक। ये हमने इसको प्रूव करके नहीं, मतलब इसको तो हमने बता दिया किस तरीके से, मतलब कहने का मतलब ये है जो संख्या हमने ली है जिनका लैसा मैसे निकालेंगे, अगर उनका आपस में गुणा करें और उन अंकों का आपस में संख्या को उनका गुणा करें आपस में, तो जो उनका गुणनफल होगा दोनों लैसे गुणे मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। इस फार्मूले का मतलब ये भी था, ठीक। लेकिन सवाल इसमें कैसे पूछते हैं, देखिए सवाल कैसे पूछते हैं, एक मिनट हम थोड़ा सा इसको इरेज कर दें। देखिए सवाल कैसे पूछेगा कि चलिए कि कहेगा यदि एचसीएफ 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 कह देगा कि 20 और 24 के एचसीएफ 4 है, ठीक। तो एलसीएम 20 और 24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सवाल इस तरीके से पूछेगा, ठीक,
कि एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कुछ लोग अगर छोटा रहेगा तो ठीक है, तो निकल जाएगा आसानी से, लेकिन देखिए अगर बड़ा बड़ा अंक आ गया तो कैसे करेंगे आप, ठीक। तो उसके लिए देखिए क्या किया जाएगा, एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, दोनों संख्या दी गई हैं, ठीक। तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे अभी जस्ट जो लगा के दिखाए हैं आपको, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लैसे गुणे मैसे के बराबर। देखिए पहली संख्या इसमें क्या दिया है, तो पहली संख्या इसको लिख देते हैं, पहली संख्या इस तरीके से ए गुणे बी बराबर एलसीएम ए कामा बी गुणे एचसीएफ ए कामा बी, ठीक। या इस फार्मूले को हम इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारी देखिए कितना दिया है, पहली संख्या क्या है बताइए, पहली संख्या देखिए इसमें 20 है और दूसरी संख्या क्या है 24, तो 20 गुणे 24, ठीक। इतना छोटा देगा नहीं, अंक बड़ा ही देगा, लेकिन छोटे से हम समझाने के लिए आपको छोटा अंक लिए हैं, ठीक। एलसीएम दे दिया है, कितना एलसीएम नहीं दिया है तो एलसीएम को हम ऐसे इटी जैसे रहने देंगे एलसीएम, लेकिन एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है बताइए, एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 4, एलसीएम नहीं दिया है, एलसीएम तो यानी 20 और 24 का एलसीएम नहीं दिया है, ठीक। 1 मिनट चल नहीं रहा, गुणे कितना दिया है 4, तो हमें क्या दे दिया है, हमें दे दिया है आपका एचसीएफ दे दिया है, ठीक। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एचसीएफ हमने क्या दिया, एचसीएफ हमें दे दिया है, ठीक। 4 दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे, अब जो चीज़ें इधर गुणे में है इस साइड आएंगी तो क्या हो जाएगी भाग में, तो 20 गुणे 24, अब बटे का हो जाएगा 4, यहाँ क्या बचा एलसीएम, तो अगर इसको काटे तो 6 चौक 24, 6 बार में कट गया 4 से, और गुणे 20 कर देंगे तो 120, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 120। यहाँ बार गुणन और भाग विधि नहीं, सीधे इस फार्मूले पे हम लगा सकते हैं, ठीक। तो इससे एक सवाल बनता ही बनता है हर साल, ठीक। हर सवाल इस अब बनेगा इससे जब भी सवाल तो 2 नंबर से कम का नहीं बनेगा, ठीक। कहीं किसी में एलसीएम वगैरह निकालना रहता है, इस तरीके से सवाल पूछेगा, ठीक। अब देखिए कभी कभी बझाने के लिए छात्रों को क्या करेगा, कह देगा, 1 मिनट सवाल उसको लिख के दिखा देते हैं। देखिए बझाने के लिए कह देगा दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। अब यहाँ पे सीधा पहली संख्या दूसरी संख्या ना देखिए क्या कह देगा सीधा दो संख्याओं का गुणनफल। ये टर्मिनोलॉजी आप में देखिए क्या कह दिए, गुणनफल। गुणनफल का मतलब इन दोनों का गुणा, तो सीधे कह देगा दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 216, ठीक। और उसका एचसीएफ 6 दिया है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल सीधा लिख देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या की जगह पे 216 है। एलसीएम गुणे एचसीएफ, देखिए एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम नहीं दिया है, एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया 6, ठीक। इधर ला के भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे देखिए कितना करेगा 36, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 36, एलसीएम कितना हो जाएगा 36। तो बचाने के लिए यहाँ पे गुणनफल का इस्तेमाल कर देगा, ठीक। देखिए वीडियो लंबी हो जा रही है, अब बस इसमें 2 सवाल और बचे हैं जो अपरिमेय संख्या को प्रूव करने वाला है, ठीक। उसको हम अगली वीडियो में आपको बताते हैं, ठीक। वीडियो लंबी हो गई है, 28 मिनट से ज़्यादा हो गए, ठीक है। देखिए इस तरीके से गणित को आसान तरीके से पढ़ा जा सकता है। गणित कठिन नहीं है, बस आपको उसको थोड़ा सा समय देना है और उसको समझते चलना है। देखिए जाहिर सी बात है, आप जब किसी को समय देंगे तो वो भी आपको समय देगा, ठीक। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस तरीके से हम अभी बना रहे हैं वीडियो, हो सके तो भविष्य में और बढ़िया तरीके से बनाएंगे, डिजिटल बोर्ड वगैरह की तरह डिजिटल बोर्ड वगैरह ले लेंगे उसके बाद, ठीक। अभी वैसे ही बना रहे हैं जैसे बच्चों को क्या हो मदद हो, जो बच्चे कोचिंग वगैरह नहीं ले पाते हैं फीस के कारण, उनके लिए, ठीक। चलिए जय हिंद।